हेलो एवरीवन। सो टुडे मुझे पेपर मिला है, ठीक है। सेम साइट ऑल एग्जाम रिव्यू से 2015 का ये पेपर है। ओके, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है बायोटेक, लिखा मैनेजमेंट ट्रेनी है। और बायोटेक का ये पेपर है, ठीक है। और ईयर साइड 2015 बता रहे हैं, ठीक है। 2017 हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये 2015 का पेपर है बायोटेक का। अब रियलिटी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं पेपर एक बार, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल मैं डायरेक्ट आ गया हूँ उधर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सर्ज एब्जर्वर्स जो होते हैं, ठीक है, किसके लिए यूज होते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो हम जानते हैं कि लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशंस के लिए सर्ज एब्जर्वर एब्जर्वर को हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दिखाई दिया था सेम एलएलसी के पेपर में कि कंपेयर्ड टू द गॉस सीडल मेथड न्यूटन रैप्सन मेथड टेक्स। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में नंबर ऑफ इटरेशंस लेस होती हैं, लेकिन मोर टाइम पर इटरेशंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर का यूज हम क्यों करते हैं? तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर का हम यूज वोल्टेज, पावर फैक्टर, पावर फ्लो तीनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एचआरसी फ्यूज जो होता है आपका, ठीक है, तो जो टाइम लगता है बिटवीन कट ऑफ एंड द फाइनल करंट जीरो, ठीक है, उसको हम आर्किंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो फ्यूज होता है आपका कट ऑफ और फाइनल जो करंट आपके बीच में, फाइनल करंट जीरो के बीच के जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं आर्किंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन अ मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, द ऑयल इज यूज्ड। तो आप जानते हैं कि ऑयल का यूज हम क्यों करते हैं? सर्किट ब्रेकिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है? तो आप जानते हैं कि SF6 गैस कैसी आपकी कलरलेस गैस होती है ना, तो वो येलो कलर नहीं होता, ये आपका नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको B इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री दिया है और I की वैल्यू दी है IM साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। आपसे पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर पूछा है, तो आप जानते हैं V इंटू आई साइन फाइव होता है, ठीक है। तो BRMS IRMS इंटू साइन फाइव। अब 30 + 30 डिग्री साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और V/√2 और I/√2, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट है और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट दोनों हैं आपको, तो 1/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सीरीज रिएक्टर्स के बारे में दिया है। सीरीज रिएक्टर को आप करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है कि करंट के लेवल को डाउन करता है, मतलब ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल, ठीक है, विथ इन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर, है ना। तो क्या करता है, ओवर करंट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये आपके सीरीज रिएक्टर्स का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस कैसे करती है? तो आप जानते हैं कि पावर फैक्टर वोल्टेज को इंक्रीज करने पे, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी इंक्रीज होती है। P इक्वल टू BI cos फाई, रिलेशन आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, तो आपको कंडीशंस दी हैं। मैक्सिमम रेगुलेशन पे ये वाली कंडीशन होती है जब आपका फाइव थीटा के बराबर हो जाता है, और जीरो रेगुलेशन पे क्या होता है, जब आपका फाइव क्या हो जाता है, पाई/2 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग कर रही है अलोंग अ लॉसलेस ओवरहेड लाइन पे, does not result in any reflection after it has reached the far end, then the far end of the line। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? अगर कोई भी लाइन लॉसलेस लाइन पे ट्रेवल कर रही है तो टर्मिनेटेड इनटू अ रेजिस्टेंस इक्वल टू सर्च इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, ठीक है। आप पावर सम के इस चैप्टर पर जा सकते हैं केबल्स वाले, तो उसमें आप देखेंगे तीन केसेस होते हैं, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और एक टर्मिनेटेड इनटू अ रेजिस्टेंस इक्वल टू सर्च इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा 112। तो इसमें इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, सॉल्व करने को ये पूछा है, लेकिन आंसर में कुछ डाउट है सर, ए या सी में से कुछ आंसर है, आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन है PWM इन्वर्टर्स का, पल्स विथ आपको गिवन है 120 डिग्री फॉर एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट DC। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए,
आपका सॉल्यूशन ए है फंडामेंटल का VO1 इक्वल्स टू 2√2/पाई इंटू BDC इंटू साइन पाई बाई 2 साइन डी। पल्स विथ आप निकालने में 60 डिग्री आ जाएगा। वैल्यूज आपको केवल पुट करना है, आपका आंसर 171.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि किसी पे भी नहीं बने, क्योंकि सिग्नल सिस्टम के कुछ अजीब से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये वेवफॉर्म आपको कैसी दिखाई दे रही है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी और फेज भी है, तो फ्रीक्वेंसी SLS, फेज मॉड्यूलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक 4 गीगाहर्ट्ज का कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है। ठीक है, 4 गीगाहर्ट्ज कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ लो पास सिग्नल of maximum cutoff frequency 1 megahertz. ठीक है, if this signal is to be ideally sampled, the minimum sampling frequency आपसे पूछी गई है। मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का ऐसे केस में जब मॉड्यूलेटेड वेव दी होती है आपको, तो फॉर्मूला होता है 2FH/K। ठीक है, और K का फॉर्मूला होता है हाई फ्रीक्वेंसी ओवर हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको 4 गीगाहर्ट्ज गिवन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको 1 मेगाहर्ट्ज गिवन है। ठीक है, तो इस 1 मेगाहर्ट्ज को हम कन्वर्ट कर लेंगे गीगाहर्ट्ज में, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए FC माइनस FM, ठीक है, और FC प्लस FM, मतलब आपको एक आइडियल बीच की वैल्यू लेनी है जो कि आपकी कितनी है 0.001। ठीक है, मतलब 1 मेगाहर्ट्ज 4 मेगाहर्ट्ज ये वाली वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू आपकी है 3.999, और ये वाली वैल्यू कौन सी है आपकी 4.001। ठीक है, अब आपको FH की वैल्यू पुट करना है, फिर FH और FL की वैल्यू पुट करना है, आपका K निकल के आ जाएगा। K जैसे निकल जाएगा आपका फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट, इफ टू सिग्नल्स मॉड्यूलेट द सेम कैरियर विथ डिफरेंट मॉड्यूलेशन डेप्थ, μ1 दिया और μ2 दिया है, रिजल्टिंग म्यू आपसे पूछा गया है, तो फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, इसमें भी मुझे डाउट है क्योंकि DSP SC सिग्नल मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो आंसर ए या बी में से कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक साइनसोइडल सिग्नल है, आपको सिग्नल दिया हुआ है विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दी है, ए है कंडीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया है, तो इसका डायरेक्ट होता है वैसे तो A²/2। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर आपको A²/2 मिलेगा। कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली इसको, तो कुछ मैंने बुक से इसको कॉपी किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो A²/2 इधर से आता है आपका। ठीक है, तो इसको आप देख लेना एक बार, कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपका xt इंटू xt-2 आप सभी जानते होंगे कोरिलेशन का। आपको केवल इंटीग्रेट करना है इस फैक्टर को, जब आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो कुछ ये टर्म आएगी और मैग्नीट्यूड आपका A²/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वोल्टेज ऑफ द FM ट्रांसमीटर VCO, दैट इज द DC वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप जानते होंगे कि आपकी बैंडविड्थ होती है वो नॉइस के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, सिग्नल बाई नॉइस रेशियो के। ठीक है, तो बैंडविड्थ डबल होगी तो सिग्नल बाई नॉइस रेशियो क्या होगा, हाफ ऑफ द फॉर्मर सिग्नल बाई नॉइस रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसको भी आपके ऊपर देख लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, आप फिर भी एक बार देख लेना, आंसर इसका ए ही कुछ बोल रहे हैं, या फिर मेरे ख्याल से पहला टर्म होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि मैंने कुछ देखा था इसमें, तो ईसी में क्वेश्चन आया हुआ है शायद, ईएस में, ईसी डिपार्टमेंट में, उनने भी इसका कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन कई बार आप कर चुके हैं, तो आपको कुछ फाइंड नहीं करना है इसमें से, RSH फाइंड करना है। ठीक है, एमीटर है तो RSH, और वोल्टमीटर है तो RSE। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन इस साइड राइट हैंड
साइड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नो लोड कंडीशन में if the applied voltage to an induction motor is reduced from the rated voltage to half the rated value। अब आप जानते हैं कि सप्लाई वोल्टेज को हम रिड्यूस करेंगे तो, ठीक है, तो स्पीड भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि स्लिप आपकी क्या है, बढ़ रही है। तो बोथ द स्पीड एंड द स्टेटर करंट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगल फेज 50 kVA 250 बाई 500 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी दी है फुल लोड पे, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर है। अगर उसको रिकन्फिगर किया जाता है इस वाले ऑटो ट्रांसफार्मर पे तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी यूनिटी पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, पहली कंडीशन आपको ये गिवन थी, ठीक है, तो पी आई अपॉन पी सी यू आ गया इस तरफ से। अब दूसरी कंडीशन आपको ए वाली दी थी, सॉरी दिस वन क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। तो केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ए वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आप जानते हैं जब आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग फाइंड करेंगे तो आपका आंसर होगा के अपॉन के माइनस वन, ठीक है, प्रीवियस केवीए रेटिंग। तो आपको 50 वोल्टेज दी हुई है, तो आपका क्या रहेगा टू वाइंडिंग के लिए 150 केवीए। आपको टू वाइंडिंग का एफिशिएंसी फाइंड करना है, के आपको निकालना आता है एन टू अपॉन एन वन, केवीए कॉस फाइव इंटू केवीए कॉस फाइव प्लस टोटल लॉसेस। तो आपके इधर से टोटल लॉस फाइंड हो जाएंगे, टोटल लॉस फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, केवीए कॉस फाइव ऑन केवीए कॉस फाइव प्लस टोटल लॉसेस। तो आपका आंसर आ जाएगा 98.276%। सो वीडियो बड़ा ना हो रहा है इसलिए मैं थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करता हूँ, आंसर्स मैंने टिक कर दिए हैं, ठीक है। आप देख लेना, एक बार रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैं अभी वैसे भी थ्योरी क्वेश्चंस के डिस्क्राइब नहीं करता अच्छे से, ठीक है, मतलब मैं इसको फुली डिस्क्राइब नहीं करता हूँ। तो आप जल्दी से देख सकते हैं जो भी थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इनको बताने का कोई वो नहीं है उचित कि मैं CRGO बताऊँ आप लोगों को किस लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीसी जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट फील्ड एक्साइटेशन है। इफ इट इज सप्लाइंग मैक्सिमम पावर एट अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट देन द जनरेटेड ईएमएफ। तो आप जानते हैं कि जब आप मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, ठीक है, और वोल्टेज आपको 220 वोल्ट दिया है, तो आपका जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वो टू टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है, ये सब थ्योरी। सो हाँ, 130 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो मिस्टेकली मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा था आपको, ठीक है। तो एक एफिशिएंसी ऑफ 100 केवी ट्रांसफार्मर इतना है फुल लोड पे एज वेल एज हाफ लोड पे, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछी है, ठीक है। तो ये है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये रही आपको गिवन थी, दूसरी कंडीशन आपको हाफ लोड पे, ये फुल लोड पे थी, ठीक है, और ये हाफ लोड पे। तो दोनों के केस आप निकाल लिए, पी आई पी सी यू आपकी इक्वेशन आ गई। अब पी आई और पी सी यू दोनों 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू इंटू ओल्ड रेटिंग जो कि 100 kVA। तो आंसर क्या रहेगा आपका 70.7 kVA। यही तो आपसे पूछा गया है, 100 kVA आपकी ओल्ड रेटिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, आपको एक 3 फेज इंडक्शन मोटर दिया है और कांस्टेंट टॉर्क लोड पे ड्राइव हो रहा है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि स्लिप है वो 4% एट रेटेड वोल्टेज पे, ठीक है, ऑपरेट कर रही है। अगर वोल्टेज को 10% रिड्यूस कर दिया जाता है तो स्लिप का क्या होगा। तो देखिए S1 स्लिप कैसे वर्क करती है, स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बस ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करना है, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू B2 अपॉन B1 का होल स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वैसे मैंने पूरा PDF सॉल्व कर दिया है, मोस्टली क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं जो मैं बना सकता था एक्चुअली, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए कि सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस है, इट्स सप्लाइंग half of the maximum power which is 1 per unit. इट्स सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। सबसे पहले ध्यान रखना, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है पी सिंक्रोनाइजिंग इक्वल टू पी मैक्स कॉस डेल्टा, जो कि इधर दिख रहा है आपको। यही आपको फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए आपको कॉस डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपको 1 पर यूनिट दी हुई है। कॉस डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे, आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, P इक्वल टू ई वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा होता है, मैंने इधर लिख दिया है फॉर्मूला। ठीक है, पी मैक्स ई वी अपॉन एक्स होता है, क्योंकि साइन डेल्टा 90 डिग्री होता है। अब पी मैक्स की वैल्यू तो 1 दी है, और प्रीवियस पी मैक्स और पी का रिलेशन के हिसाब से P इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ पी मैक्स हो जाएगा, तो साइन डेल्टा की वैल्यू आएगी 0.5 और डेल्टा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। आपको केवल डेल्टा की वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एक SCR है, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ dV अपॉन dt। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई देता तो आप PDF आसानी से देख सकते हैं, PDF आपको HD क्वालिटी में ही मिलता है। तो एक SCR की स्पेसिफाइड वैल्यू dV अपॉन dt की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपसे पूछा है कि मैक्सिमम allowed peak value of noise signal for not triggering the SCR। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं VGNT का फॉर्मूला देख लीजिए, 1/2 पाई इंटू dV अपॉन dt इंटू 1/f, आप यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक शंट इंडक्टर एट रिसीविंग एंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन at 96% of its rated voltage and 104% of its rated frequency, रिएक्टिव पावर क्या होगा? Q इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एक्सएल, आप बाखूबी जानते होंगे, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में लाना है, आपका आंसर आ जाएगा 0.886 Q1, जो कि 4.2% आपके पिछले वाले से ज़्यादा है। ठीक है, तो 4.2% हाई, सॉरी 0.8, ये आंसर नहीं है, 0.886 आपका आंसर है। तो आपको उसमें कमी कितनी की दिख रही है, मान लीजिए 1 पर यूनिट के हिसाब से 11.4 की वैल्यू की कमी है। ठीक है, तो इतना वैल्यू कम है आपकी, सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लीव रेट बेस्ड है। ठीक है, स्लीव रेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2πfk होता है। आपको सारी वैल्यूज दी हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, फिर आपको ये वैल्यू गिवन है 62.8 आपको ना, सारी वैल्यूज गिवन है, आपको केवल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट आपको दिया है एक ओपन दिया है, ओपन लूप गेन दिया है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है। अगर उसको ओपन को हम कनेक्ट करते हैं एम्पलीफायर पे क्लोज लूप गेन के साथ, तो न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका एरा, ठीक है, अप्लाई करना है, बीटा निकालना है, और फिर आपको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, और नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा। ठीक है, सिंगल फेस एसी रेगुलेटर का पावर फैक्टर होता है पर यूनिट पावर, अंडर रूट ऑफ पर यूनिट पावर होता है एक्चुअली। मोंडल कंडक्टर रिड्यूस कोरोना। ठीक है, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाई 3 फेस एसी सप्लाई टू बैलेंस्ड आरएल लोड इज कांस्टेंट। सीरीज कैपेसिटर का यूज हम क्यों करते हैं? स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव होगी अगर हम डबल सर्किट लाइन को यूज करेंगे? उसकी वजह से क्या होता है, आपका रिएक्टेंस रिड्यूस हो जाता है, पावर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फेज मॉडिफायर कहाँ पे इंस्टॉल होता है नॉर्मली? लॉन्ग लाइंस में। रिएक्टिव पावर ट्रांसफर किस पर डिपेंड करती है? अगर एक्टिव पावर पूछा होता तो डेल्टा पे कर सकती थी। ठीक है, और रिएक्टिव पावर पूछा है तो BS और BR पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला है 15 बस पावर सिस्टम ऑफ विथ 3 वोल्टेज कंट्रोल बसेस। जैकोबिन मैट्रिक्स का साइज पूछा आपसे, तो आप फॉर्मूला जानती हैं 2n माइनस m माइनस 2 इंटू अगेन दिस वैल्यू। ठीक है,
नेक्स्ट, अगर सीटी में स्टार स्टार दिया है तो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करने के लिए डेल्टा डेल्टा चाहिए होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू यूनिक क्लोज सरफेस, उसको गॉस लॉ कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एम्पियर टर्न्स दिए हैं 2700 और टर्न्स दिए हैं 900, तो करंट आ जाएगा आपको। एनआई आपको 2700 दिया, तो करंट निकालना इजी है, ठीक है। एक 100 ओम का रजिस्टर है, 10 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, 300 वोल्ट की बैटरी है। एट टाइम t equals to 0, the battery is switched out of the circuit, leaving only the capacitor and resistor. 4 minutes after the switch is closed, the current in the resistor, फॉर्मूला होता है 1/टाउ e की पावर, ठीक है। जो e की पावर आपको दिया गया कि मैंने 4 मिनट्स आपको टाइम दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके ईसी से पूछे गए हैं, ठीक है। कई सारे ईसी और गेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोस्टली या थ्योरी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही टाइप पूछा है एक प्रकार, ठीक है। फिर टॉर्क प्रोड्यूस क्या होता है वॉट मीटर में, तो आप जानते हैं फॉर्मूला, देखो उसने लिखा है लड़के ने, I² DL/d थीटा, ठीक है। एसी कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ठीक है। एडी करंट डैम्पिंग को हम क्यों मूविंग आयरन में यूज नहीं करते हैं, तो आंसर सी आपका आंसर है, ठीक है। होल्स को क्यों ड्रिल करते हैं एनर्जी मीटर में, क्रीपिंग को एलिमिनेट करने के लिए। इसमें R=B²/P लगाना है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ऑप्शनों में, तो ये एडिशन होने चाहिए तीनों, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, E1/E2 = L1/L2 होता है, इधर से आंसर आ जाएगा। क्यू मीटर आपका सीरीज रेजोनेंस पे वर्क करता है, ठीक है। पीएमएमसी मीटर डीसी वैल्यू मेजर करता है, इसलिए 2 वोल्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपको बीना लगानी है, ठीक है, तो और T= बीना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आप जानते होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सिंप्लीफाइड करना है आपको लॉजिक फंक्शन जो आप गिवन है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई तो मैंने कर दिया, इसको देख लेना आप। डी फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप से कैसे बनता है, तो कंडीशन आती है J=K बार, ठीक है। ये CMRR का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल गेन दिया है, ठीक है। ओपम हैज अ डिफरेंशियल गेन ऑफ 10⁻³ और CMRR की वैल्यू दी है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। आप जानते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या होता है आपका, AD × BD प्लस ACM × BCM, और CMR क्या होता है आपका, डिफरेंशियल अपॉन कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यूज दी हैं, ठीक है। PCM की वैल्यू आपको 100 दी है, BDM की वैल्यू आपको 40 दी है डिफरेंशियल की, और आपको केवल वैल्यूज पुट करना है फॉर्मूले में, जो कि ये फॉर्मूला है टोटल, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहा, आप इस लड़की ने जो भी सॉल्व किया है यही सॉल्यूशन है इसका, Z=0, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ है, फॉर्मूला आपका होता है 4VS/√2π, तो इसमें देख लेना आप, ठीक है। 2⁻⁴ फंक्शन बनेंगे आपके। नेक्स्ट आपका हाफ एडर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज नोन एज द हाफ एडर, तो XOR सर्किट, ठीक है। गेन ऑफ द आइडियल एम्पलीफायर इन्फिनिटी होता है। एसिंक्रोनस सर्किट्स आर यूजुअली फास्टर देन द सिंक्रोनस सर्किट्स, क्यों, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती उसमें, इसीलिए बी इज द ऑप्शन, राइट ऑप्शन। देखिए ईसी से पूरे लिए गए डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मिनिमम पावर इज डिसिपेटेड इफ द डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर सेम ऑब्जेक्ट एंड सेम ऑपरेशन कंडीशन, तो ये होते हैं मॉस शिफ्ट रजिस्टर्स आपके डायनेमिक, ठीक है। नेक्स्ट आपको कि अगर पोल्स ऑफ द सिस्टम्स इमेजिनरी एक्सिस पे हैं तो सिस्टम आपका कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है
कि ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है, तो ये तरीका है आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, है ना। कौन सा आपको लग रहा है? 5 और 2.2 को कैसे लिख सकते हो आप? एस अपॉन 5, 0.5 को एस अपॉन 2, ठीक है। डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द यूनिट सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। यूनिट सर्कल ऑफ द नाइक्विस्ट प्लॉट transform into unity or 0 dB line of the amplitude plot of the Bode diagram for all frequencies is the answer। तो अब ये सब कंट्रोल के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, थ्योरी है डायरेक्ट पढ़ लेना, ठीक है। आप देख लीजिए पेपर को, किस प्रकार का पेपर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन थे पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है 194 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका ए फॉर्मूला होता है। आपसे कैपेसिटेंस पूछा था, भले ही इस फॉर्मूला मैंने पाया है, ठीक है, तो फॉर्मूले से आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी आप चेक कर लेना एक बार कि इसके लिए कौन सा, इस क्वेश्चन के लिए 194 नंबर के क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला सीटेबल है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन था वी, ठीक है, आपसे पूछा क्या है, अच्छा लूप इक्वेशन पूछिए, तो एल वी माइनस एन प्लस 1 होता है। इस क्वेश्चन को आप चेक कर लेना, एरा फॉर्मूला इस साइड में, राइट साइड में, ठीक है। पैसिव नेटवर्क क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें। फोर्स एक्सपीरियंस्ड फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बी आई एल होता है, एफ इक्वल टू, ओके। तो यही पेपर था, ठीक है। एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है, ठीक है। बोल रहा है कि सारी चीज़ें डबल कर दें तो इंडक्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो पीडीएफ की लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो थैंक यू, इस पेपर को लगाएं। हाँ, और ध्यान रखें कि इसी के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके आने वाले पेपर में भी हो। सो थैंक यू।